नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज। और क्विक रिवीजन सीरीज के थ्रू हम क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे। तो ये जो क्विक रिवीजन सीरीज है ये आपके आने वाली परीक्षा आरओ एआरओ के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में। और ये जो वन लाइनर क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ये प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये यहाँ पर आरओ एआरओ के, यूपी पीसीएस के, बिहार के, झारखंड के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, यहाँ तक कि एसएससी के भी प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। तो हर टॉपिक से जो आज तक मैक्सिमम क्वेश्चन बने हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, ताकि मैक्सिमम रिवीजन हो सके कम समय में। तो इसी वजह से मैंने इस सीरीज का नाम क्विक रिवीजन सीरीज रखा है। तो यहाँ पर हम क्विक रिवीजन सीरीज के थ्रू सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे क्लास। आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। तो चलिए अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। कोई भी डाउट हो अगर आपको होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले, क्विक रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने साथ एक वाटर बॉटल रखिएगा, पानी की बॉटल, और एक पेन और नोटबुक जरूर रखिएगा। जो भी पॉइंट्स आपको नहीं याद है उन सारे पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलिए क्लास। एक बार क्विक रिवीजन सीरीज को देखिए, उसके बाद जो भी पॉइंट आपने नोट डाउन किया है उसको खुद अपने आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आपने नोट्स बनाए होंगे, उसको खुद रिवाइज कर लीजिए। तो आप चीज़ों को जब बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको चीज़ें याद भी होगी। फिर एग्जामिनेशन हॉल में जो सिली मिस्टेक होती है ना, कि थोड़ा सा गलत याद आ गया, इस वजह से प्रश्न गलत हो गया, तो ये चीज नहीं होगी। और ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है ये अब थोड़ी देर में आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समीक्षा अधिकारी के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है जो मात्र 500 रुपए में है। इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को 13,000 से ज्यादा प्रश्न मिल जाएंगे। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पानी की बोतल जरूर रखिएगा अपने साथ और देखिए हम लोग किस तरीके से प्रश्नों के माध्यम से पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे। यहाँ पर सारे प्रश्न ध्यान रखिएगा क्लास, परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1866 की बात की गई है। भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का गठन कहाँ किया गया, लंदन में किया गया। किसके द्वारा किया गया, दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। यहाँ पर ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसोसिएशन का नाम भी इंपॉर्टेंट है, प्लेस भी इंपॉर्टेंट है लंदन में, और व्यक्ति का नाम दादा भाई नौरोजी तो इंपॉर्टेंट है ही है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए, 1876 की बात की गई है। 1876 में यहाँ पर इस तरीके से लिखिए, 1876 में कोलकाता में, ठीक है, यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन की बात की गई है। इंडियन एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया है, तो आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया है। कुछ जगह आपको इंडियन नेशनल एसोसिएशन दिया रहेगा, कुछ जगह इंडियन एसोसिएशन दिया रहेगा, लेकिन आपके लिए याद रखना है आपको कि 1876 में 10 साल बाद, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन का गठन आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया है। फिर देखिए सेम प्रश्न, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है, दादा भाई नौरोजी ने की है। फिर देखिए सेम प्रश्न, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है, 1876 में हुई है, इसीलिए मैंने आपको बोला है इंपॉर्टेंट है ईयर भी। फिर देखिए 1876 के पहले 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है, शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ हुई है, मुंबई में हुई है। 1839 में तटबोधनी सभा की बात की गई है, याद रखिएगा ईयर इंपॉर्टेंट है। 1839 तटबोधनी सभा की स्थापना किसने की है, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई है। फिर इंडियन लीग की स्थापना अभी हमने देखा, 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है, शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई है, याद रखना। भारतीय प्रश्नों पर विवेचन के लिए दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का गठन 1866 में लंदन में किया था। क्लियर, सारे पॉइंट क्लियर। चलो
आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास, ये क्विक रिवीजन सीरीज है तो थोड़ा सा आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी ऐसे हल्के इधर उधर हुए तो 2-3 पॉइंट्स छूट जाएगा, और एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे ये जो प्रश्न आपके यहाँ लिखे हैं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देख लेते हैं जो कि दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड है। आपको पता है जब भी हम दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं हम इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इनसे रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में, मेंस में, प्रीलिम्स में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे इवेंट्स को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए कि अगर आपके परीक्षा में पूछ लिया जाए कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड तो आप आसानी से बता लें। देखिए 1865 की जब हम बात करेंगे तो इन्होंने लंदन में इंडियन सोसाइटी की गठन किया था। इंडियन सोसाइटी का जो मुद्दा था वो क्या डिस्कस करना था, भारत से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना था। इंडियन सोसाइटी का गठन इन्होंने लंदन में कब किया है, जिसको कि हम लंदन इंडियन सोसाइटी के नाम से जानते हैं, 1865 में। फिर अभी हमने डिस्कस किया, ये तो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। फिर 1885 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ है जिसमें दादा भाई नौरोजी ने भी भाग लिया था। 1886 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन था, जो कि कहाँ पर हुआ था, आईएनसी का जो सेकंड आपका जो सेशन था वो कोलकाता में हुआ था, जिसको प्रिसाइड किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने, याद रखिएगा। फिर 1892 में याद रखिएगा ये ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो आप याद रखिएगा 1892 में ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी हैं। और किस पार्टी से ये चुने गए थे ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो लिबरल पार्टी से। याद रखिएगा क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, बस ध्यानपूर्वक चीजों को सुनते चलिए। यहाँ पर एक और ईयर लिख लीजिए 1893। क्यों इंपॉर्टेंट है दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड? क्योंकि आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 बार प्रिसाइड किया, 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की है। सबसे पहले तो हमने देख लिया 1886 में कोलकाता में इन्होंने अध्यक्षता की थी। उसके बाद जो सेकेंड सेशन है 1893 में इन्होंने लाहौर में अध्यक्षता की है दादा भाई नौरोजी ने, लाहौर सेशन में। ठीक है, आईएनसी के लाहौर सेशन की अध्यक्षता की है। फिर 1901 में याद रखिएगा संसदीय चुनाव ये हार गए और भारत लौट आए थे, और 1901 में ही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनके द्वारा पब्लिश की गई है। फिर 1906 की बात करेंगे तो तीसरा सेशन जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रिसाइड किया हुआ वो 1906 वाला है, जो कि कहाँ हुआ है, कोलकाता में हुआ है। और यहाँ पर पहली बार स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया था। फिर 1917 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये याद रखिएगा। क्लास में फिर एक चीज बोलूंगी कि दादा भाई नौरोजी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रश्न बनता है तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, सबसे पहले जो मेजर इवेंट्स है वो याद रखिएगा। जैसे नोट करिए 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का गठन लंदन में किया, 1866 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको याद रखना है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स में दादा भाई नौरोजी थे। फिर लिखिए 1886 की हम बात करें, 1866 से अब 1886 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को पहली बार प्रिसाइड किया था कोलकाता में। अभी तक दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को अगर पूछे ओवरऑल कितनी बार अध्यक्षता की है तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी ने आईएनसी की अध्यक्षता 3 बार की है। जो पहला और आखिरी सेशन है वो आपका कोलकाता में हुआ है, और जो बीच वाला सेशन है वो लाहौर में हुआ है, याद रखिएगा। पहला जो सेशन है वो 1886 का है, ठीक है। फिर दूसरा जो सेशन है वो 1893 लाहौर वाला, और उसके बाद आपको याद रखना है जो तीसरा सेशन है वो आपका 1906 वाला है, ठीक है। 1905 वाले सेशन के बाद, जो बंगाल विभाजन के बाद वाला सेशन है, जो कि कोलकाता में हुआ है, और 1906 वाले सेशन में ही स्वराज की मांग भी की गई है। उसके बाद आपको याद रखना है 1901 में ये संसदीय चुनाव हारते हैं, और यहाँ पर एक और मेजर इवेंट जो आपको याद रखना है वो ये है क्लास, 1901 में ही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनके द्वारा
क्या की जाती है, पब्लिश कराई जाती है। 1906 में इन्होंने प्रिसाइड किया, 1917 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर 1892 वाले पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा कि ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, जो कि लिबरल पार्टी से थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 1901 वाला मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि पब्लिश हुई है। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचो कि मैम बार बार ऐसे ही रिपीट करें। मैम बार बार इसलिए रिपीट करें क्योंकि आपको ये ईयर याद होना चाहिए क्लास। फिर उसके बाद 1867 की अगर हम बात करेंगे तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी इनके द्वारा दी गई थी। तो कभी भी परीक्षा में अगर पूछे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी पहले दी गई थी या फिर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया आया था, तो आप याद रखेंगे कि 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात इन्होंने की है और 1867 में ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी की बात इन्होंने की है। धन निकासी सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्लास। यहाँ पर देख लीजिए ये दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन कौन से सही तथ्य हैं। यहाँ पर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, तो वहाँ पर कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे दादा भाई नौरोजी जो थे वो पहले भारतीय थे, मैंने आपको बताया ना, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए थे, लिबरल पार्टी से, याद रखिएगा। फिर मुंबई में गणित एवं भौतिकी के ये प्रोफेसर भी नियुक्त हुए और एलिफिंस्टन कॉलेज से भी रिलेटेड थे ये, ठीक है। उन्होंने गुजराती पत्रिका, याद रखिएगा ये राष्ट्रगोप्तार का नाम, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। राष्ट्रगोप्तार का आरंभ किसके द्वारा किया गया था, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा, जो कि गुजराती में लिखी हुई थी। ये भी पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। उन्होंने गुजरात के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी और 1892 से 1895 तक के उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी ये रहे थे। मैंने आपको बताया पहले भारतीय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे थे लिबरल पार्टी से, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, उदारवादी दल से। दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कौन कौन सा ईयर है, 1886, 1893 और 1906। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। क्विक रिवीजन सीरीज है ये, तो हमको स्पीड पर भी ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दो कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मैं इधर खड़ी हो जाती हूँ ताकि स्क्रीन आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई है, यहाँ पर याद रखिएगा अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे। किस दर्शन में, सांख्य दर्शन में। और याद रखिएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है, मैडम ब्लावस्की की और ओलकॉट का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और याद रखिएगा, एनी बेसेंट जो थी वो फाउंडिंग मेंबर नहीं थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। कई बार परीक्षा में एनी बेसेंट का नाम जब दिया रहता है तो लिखा रहता है एनी बेसेंट वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। नहीं, मैडम ब्लावस्की जो थी वो फाउंडर थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, ठीक है। जो एनी बेसेंट है वो भारत आती है थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए, ये याद रखिएगा, वो फाउंडिंग मेंबर नहीं थी। मैं फिर से मेंशन कर दे रही हूँ। फिर देखिए बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी, सर विलियम जोन्स द्वारा। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी कब, 1784, याद रखिएगा कब, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 1784 किसके द्वारा, सर विलियम जोन्स द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए। 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय जिसका हो गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ठीक है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा 1886 में आपकी फाउंड की गई थी, जिसका कि विलय हो गया था 1886 में। किसमें, कांग्रेस में विलय हो गया था, ये याद रखिएगा। कब विलय होता, जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हुआ था। कंफ्यूज मत होइएगा, 1886 में ये कांग्रेस में आईएनसी में आपका जाके मर्ज कर गई। आईएनसी का गठन आपका कब हुआ, 1885 में हुआ है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम, यहाँ पे कांग्रेस शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो ये भी दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया। पहले ये इंडियन नेशनल यूनियन था, ठीक है, फिर इसको क्या कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। 1885 में स्थापित मुंबई
प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? फिरोज शाह मेहता द्वारा। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? फिरोज शाह मेहता द्वारा। सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा राजा शिव प्रसाद। यहां पर क्लास में क्लियर कर देती हूं ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो राजा शिव प्रसाद का नाम आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा गया है। 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, जब हम 1876 की बात कर रहे हैं, हम इंडियन एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो कुछ जगह आपको आनंद मोहन बोस का नाम मिलेगा, कुछ जगह आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम मिलेगा। तो दोनों थे संस्थापक में, ठीक है। याद रखिएगा 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। यहाँ पे जो दो मेन लीडर थे, लिख लीजिए, आनंद मोहन बोस थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ऑप्शन में जो नाम दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग टिक लगा के आइएगा। फिर देखिए, शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की थी। मैंने अभी आपको बताया 1875 इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई है। क्लियर? चलो आगे बढ़े। यहां पर ये वाला याद रख लीजिएगा, 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया है? सर विलियम जोन्स द्वारा। और दूसरा जो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसके साथ मिलकर की थी? तो राजा शिव प्रसाद के साथ। आगे बढ़ते हैं। शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की थी। क्लियर हो गया है ये चीज। फिर देखिए, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। मैंने आपको बताया है ना, ये सारे प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसी वजह से रिपीट हो रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए, ये तो यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई है? 1927 में। याद रखिएगा, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन की स्थापना कब हुई है? ये 1925 में। नोट कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? 1903 में। और द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई है? 1887 में। ये याद रखिएगा, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में तो कई बार पूछा गया है, 1887। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बंग भाषा प्रकाशक सभा, बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना कब की गई है? तो 1836 में की गई है। याद रखिएगा। अब यहां पर 1839, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रही हूं, उसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। कुछ ईयर्स याद रखिए। सबसे पहले 1838, ठीक है। 1838 के बाद 1839 याद रखिए। 1839 के बाद 1843 याद रखिए और 1851 याद रखिए। याद रखिए, क्लास इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रही हूं। यहां पर जिन भी एसोसिएशन की, ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूंगी, इन सब का जो आपका गठन है वो कोलकाता में हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा। सबसे पहला 1838 कई बार परीक्षा में पूछा गया है, लैंड होल्डर सोसाइटी। क्या है? लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया है? जमींदार सभा का गठन किसके द्वारा किया गया है? कोलकाता में 1838 में द्वारका नाथ टैगोर द्वारा। लिख लो, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। फिर 1839 की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको याद रखना है ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के बारे में, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के बारे में क्लास। और यहां पर किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है? ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की विलियम एडम द्वारा। लिख लो, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1839 में कोलकाता में विलियम एडम द्वारा की गई है। हिंदी में भी ऐसे ही लिखाएगा, तो परेशान मत होना कि मैम इंग्लिश में क्यों लिख रही हैं। 1838 में जमींदार सभा की लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया है? द्वारका नाथ टैगोर द्वारा। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 1839 में ब्रिटिश
इंडियन सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, इसका गठन विलियम एडम द्वारा किया गया है। फिर यहाँ पर 1843 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है बंगाल, क्या याद रखना है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। यहां पर मैंने कौन सा टर्म एक ऐड कर दिया, बंगाल, ये था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, याद रखिएगा क्लास। सबसे पहला जब मैंने आपसे बोला 1839, तो वो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है जिसकी स्थापना विलियम एडम द्वारा की गई है। फिर मैंने आपको 1843 के बारे में बताया, यहां पर एक शब्द जोड़ा गया है बंगाल, ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जब हम बात करेंगे तो यहां पर आपको जॉर्ज थॉमसन का नाम याद रखना है, नोट कर लो जॉर्ज थॉमसन का नाम, ठीक है। फिर 1851 की जब हम बात करेंगे तो ये आपका है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ध्यान रखिएगा, मैं इस चीज को बार बार इसलिए बता रही हूं क्योंकि स्टूडेंट्स को यहीं पे कंफ्यूजन होती है। 1851 का जो समय है उस समय गठन हुआ है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का, और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया है, राधाकांत देव द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर इनका सहयोग, इनका साथ दिया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। इन सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगी, लेकिन प्लीज क्लास जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ये मत सोचिएगा मैम आप इंग्लिश में लिख रही हैं कि हिंदी में लिखिए, आप हिंदी में लिखिए, ठीक है। मैं जल्दी की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। लिखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है, 1851 में हुई है। किसके द्वारा, राधाकांत देव द्वारा, ठीक है। अब राधाकांत देव का जब नाम सामने आ रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, लिख लो अगर याद नहीं है तो। जब धर्म सभा की बात होगी तब भी किसका नाम आपको याद रखना है, राधाकांत देव का नाम याद रखना है। 1828 में आत्मीय सभा का गठन हुआ है, क्लियर है। आत्मीय सभा का गठन किसने किया है, राजा राम मोहन रॉय ने किया है। राजा राम मोहन रॉय की जब हम बात करते हैं, लिखो क्लास, लिखते चलो, राजा राम मोहन रॉय की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा की बात करते हैं। दोनों सभाओं का गठन राजा राम मोहन रॉय द्वारा किया गया है। अब आपको पता है आत्मीय सभा जो था वो सती प्रथा, जो भी कुरीतियां थी उसके खिलाफ था, ठीक है। और एक चीज यहां पर याद रखिएगा, आत्मीय सभा का विरोध करने के लिए धर्म सभा का गठन हुआ, जिसका गठन 1830 में राधाकांत देव द्वारा किया गया। क्लियर है, लिख लो। राधाकांत देव का नाम आपको 1851 में फिर याद रखना है जब हम ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में राधाकांत देव प्लस देवेंद्रनाथ टैगोर दोनों का नाम आप याद रख लीजिएगा। हो सकता है कभी परीक्षा में आपको देवेंद्रनाथ टैगोर दे दे। अब जब देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है तो आपको एक सभा याद रखनी, तत्वबोधिनी सभा। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन 1851 में हुआ राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। यहां पर जब हम राधाकांत देव की बात कर रहे हैं तो इन्होंने धर्म सभा का गठन किया था 1830 में, और यहां पर जब हम देवेंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था। क्लियर, चलो फिर यहां पर इंडियन एसोसिएशन कॉमन है। फिर अगर हम ब्रिटिश की जगह यहाँ पे ईस्ट इंडियन एसोसिएशन लिख दे, ध्यान देना, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, तो यहाँ पर इसका गठन किसके द्वारा किया गया है, दादा भाई नरोजी द्वारा। कब, 1866 में, ठीक है।
फिर उसके बाद अगर हम ईस्ट हटा दें और खाली इंडियन एसोसिएशन लिख दें तो इसका गठन किसके द्वारा किया गया है? आनंद मोहन बोस द्वारा और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। कब? 1876 में। ठीक है, याद रहेगा? बताओ। ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि यहां पर आपको एक टर्म कॉमन दिख रहा होगा, इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, जब सामने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लिखा रहेगा तो आप याद रखेंगे 1851 राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर। जब यहां पर ईस्ट इंडियन एसोसिएशन लिखा रहेगा तो आप याद रखेंगे 1866 कौन? दादा भाई नरोजी। और जब खाली इंडियन एसोसिएशन रहेगा तो आप 1876 याद रखेंगे और किसका नाम याद रखेंगे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस का। क्लियर हो गया होगा। अब परीक्षा में इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दिया जाएगा तो आप अरेंज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्लास कहीं पर अगर ऐसा लगता है कि मैम स्पीड स्लो हो रही है तो वीडियो को फास्ट कर लीजिए। अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है कि मैम ये चीज मुझे आती है मत बताइए तो वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिए। स्पीड आप पे डिपेंड करती है, लेकिन मैं आपको हर एक चीज पूरा प्रयास करूंगी कि याद हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, बंग भाषा प्रकाशन सभा की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इसका गठन 1836 में हुआ है। 1838 में याद रखिएगा जमींदारी एसोसिएशन का गठन हुआ है। मैंने आपको बताया जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी की जब हम बात करेंगे तो यहां पर आपको याद रखना है द्वारकानाथ टैगोर का नाम। याद रखिएगा द्वारकानाथ टैगोर का नाम। जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई है। कहाँ हुई है? कोलकाता में हुई है। जहां पर मेजर नाम जो आपको याद रखना है वो किसका है? द्वारकानाथ टैगोर का। ये परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, और जो नाम आप याद रख सकते हैं यहाँ पर प्रसन्न कुमार ठाकुर, ठीक है, राधाकांत देव और काली कृष्ण। लेकिन द्वारकानाथ टैगोर का नाम तो जरूर याद रखिएगा और यहाँ पर भी राधाकांत देव का नाम आपको दिख रहा है। फिर मैंने आपको बताया ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, याद रखिए ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? विलियम एडम द्वारा की गई है 1839 में। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि आपको याद रखना है ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। और अगर ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के नाम के आगे बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी लग गया तो आप याद रखिएगा इसकी स्थापना 1843 में, ठीक है, जॉर्ज थॉमसन द्वारा की गई है, जिसमें द्वारकानाथ टैगोर भी शामिल थे। याद रखिएगा क्लास, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, बोलो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1839 विलियम एडम। और यहीं पर अगर ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के आगे बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी नाम लग गया है तो इसकी स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन द्वारा की गई है, जिसमें द्वारकानाथ टैगोर भी शामिल थे। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर और जॉर्ज थॉमसन का नाम आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़े। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात की गई है। अभी मैंने बताया 1851 में इसका गठन हुआ है। किसके द्वारा? यहां पर नाम याद रखिएगा राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर, ये याद रखिएगा। राजेंद्र लाल मिश्र भी शामिल हैं, लेकिन परीक्षा में देवेंद्रनाथ टैगोर या राधाकांत देव दिया रहता है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की बात हम करेंगे तो इसकी स्थापना 1852 में हुई है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे ध्यान दीजिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में गठन हुआ है, राधाकांत देव इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? दादा भाई नरोजी की। ठीक है, क्लियर है। फिर देखिए राजनारायण बोस की बात की गई है। राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मिश्र ने 1867 में किस संगठन की स्थापना की है? अभी तक ये आपकी परीक्षा में नहीं पूछा गया है, लेकिन नोट कर लो। ठीक है, राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मिश्र ने 1867 में हिंदू मेला की स्थापना की है। ठीक है, याद रखिएगा नवगोपाल मिश्र। नवगोपाल, अब सोचो नया गोपाल, नया गोपाल मतलब छोटा गोपाल। तो छोटे गोपाल को कहाँ जाना पसंद होगा? मेला में ना, तो मेला नवगोपाल, नवगोपाल, ठीक है, ऐसे याद कर लो, नवगोपाल मेला। पूना सार्वजनिक सभा कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 1867 में इसकी स्थापना हुई है। यहाँ पर एमजी राणे का नाम आप याद रखिएगा, रानाडे का नाम याद रखिएगा। ठीक है, फिर जेबी जोशी का भी नाम यहाँ पर याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, पढ़ाते पढ़ाते
एक दो शब्द को गलत प्रोनाउंस कर देते तो स्टूडेंट्स तुरंत ऑफेंड हो जाते हैं, मैम आपने गलत बोला है इसको। अरे क्लास बोलते बोलते लगातार बोलना रहता है तो थोड़ा सा कभी कभी टंग स्लिप कर जाती है, तो ध्यान दिया करिए थोड़ा सा आप लोग भी। चलो, मुंबई में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा, मतलब यहाँ पे जो मुंबई में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की जो एक शाखा थी, जो ब्रांच थी, वो कब स्थापित की गई? 1869 में। याद रखिएगा, जमशेद जीजा भाई। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखो, क्विक रिवीजन, जल्दी से एक घूंट पानी पीती हूं, फिर आपको आगे बढ़ाती हूं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास। अब जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला आपको क्या दिख रहा है? लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है, जमींदार सभा की हम बात कर रहे हैं। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? द्वारकानाथ टैगोर द्वारा। कब? कलकत्ता में। कब? 1838 में। याद रखिएगा, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1839 में किसके द्वारा? विलियम एडम द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा, विलियम एडम द्वारा। फिर उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की, याद रखिएगा, यहां पर ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी विलियम एडम, लंदन 1839। इसी तरीके से 1843 में यहां पर कोलकाता में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई है। किसके द्वारा की गई है? आपको याद रखना है, द्वारकानाथ टैगोर द्वारा। और यहां पर एक नाम और जो आपको याद रखना है, वो जॉर्ज थॉमसन का याद रखना है। ये भी याद रख लीजिएगा, हो सकता है द्वारकानाथ टैगोर दे दे, नहीं तो जॉर्ज थॉमसन दे देगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात जब हम करेंगे तो मैंने आपको बता दिया, राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम आप याद रखेंगे। इसकी स्थापना 1851 में हुई। जैसे ही आपको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन दिखे, वैसे ही याद रखिएगा ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, और वैसे ही इंडियन नेशनल एसोसिएशन का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, या फिर इंडियन एसोसिएशन इसको लिख लीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। इंडियन एसोसिएशन याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई है। यहाँ पर राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम याद रखना है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई है। दादा भाई नरोजी का नाम आपको याद रखना है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 10 साल बाद 1876 में हुई है। यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस का नाम आपको याद रखना है। क्लियर है? मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ताकि समय बचे। क्लियर है? चलो, फिर बॉम्बे एसोसिएशन की बात करेंगे तो दादा भाई नरोजी 1852। याद रखिएगा, बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में इन्होंने फाउंड किया है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन मद्रास में 1852। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1852 में ही बॉम्बे एसोसिएशन भी आपका फाउंड हुआ है और 1852 में ही मद्रास एसोसिएशन भी फाउंड हुआ है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन बता दिया 1866 लंदन में दादा भाई नरोजी द्वारा। फिर पूना सार्वजनिक सभा मैंने आपको बता दिया MG रानाडे द्वारा। ठीक है, रानाडे द्वारा। कब? 1867 में। और JV जोशी का नाम याद रखिएगा। नेशनल इंडियन एसोसिएशन या फिर इंडियन एसोसिएशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप, ये मैंने नेशनल, ये दूसरा है ये आपका, ठीक है, वो इंडियन नेशनल एसोसिएशन है। यहाँ पर नेशनल इंडिया एसोसिएशन की बात की गई है। नाम थोड़ा सा बस इधर उधर ये लोग चेंज कर देते थे। तो ये मैरी कारपेंटर द्वारा लंदन में 1870 में। वैसे ये नहीं पूछा गया है, ज्यादातर आपका इंडियन नेशनल एसोसिएशन पूछा जाता है। ये नेशनल इंडिया एसोसिएशन है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, यहां से प्रश्न बन सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे ये जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आपके लिए मतलब महत्वपूर्ण है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो
क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड। सबसे पहला प्रश्न जो बन सकता है यहाँ पर वो यही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आप क्या बताएंगे, 28 दिसंबर 1885 में। ईयर आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अब हो सकता है एग्जैक्ट पूछ ले, 27 दिसंबर, 28 नवंबर, 28 दिसंबर, 29 नवंबर, ऐसा की करता है एग्जामिनर। ठीक है, तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एओ ह्यूम थे, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो एओ ह्यूम थे ये आपके असैनिक सेवक थे, ये भी याद रखिएगा। एओ ह्यूम की जीवनीकार कौन थे, इनकी जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है, एओ ह्यूम की। ठीक है, तो याद रखिएगा डब्ल्यू वेडरबर्न द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एओ ह्यूम है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं। ठीक है, ये एक असैनिक सेवक थे। फिर उसके बाद एओ ह्यूम की जीवनीकार जो हैं, जिन्होंने इनकी जीवनी लिखी है, वो डब्ल्यू वेडरबर्न हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ है, तो मुंबई में हुआ है, याद रखिएगा। यहां पर आपको याद रखना है बक मई। ठीक है, पहला अधिवेशन जो है वो कहां पर हुआ है, मुंबई में हुआ है। दूसरे की हम बात करेंगे तो वो कोलकाता में हुआ है, याद रखिएगा। तीसरा कहां हुआ है, मद्रास में, और चौथा कहां हुआ है, इलाहाबाद में। ठीक है, याद रहेगा। फिर यहां देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उमेश चंद्र बनर्जी थे, जिनको कि हम डब्ल्यूसी बनर्जी कहते हैं, उमेश चंद्र बनर्जी। फिर देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में कहां पर होने वाला था, तो पूना में होने वाला था। 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ उस समय डिसाइड हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है वो पूना में होगा, लेकिन उस समय पूना में प्लेग फैल गया था, जिसके कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन मुंबई शिफ्ट किया गया। और आपको पता है 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, किसकी अध्यक्षता में, डब्ल्यूसी बनर्जी के, उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था, वही सेम चीज, संस्थापक कौन था, तो यहाँ पर एओ ह्यूम दिया है, महासचिव कौन था, यही एओ ह्यूम थे। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय कौन था, डफरिन था। ठीक है, क्योंकि डफरिन कहता भी है ना कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा डफर था, इसलिए आईएनसी के फॉर्मेशन में योगदान भी दिया और मान भी गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। मैंने आपको बताया है ना यहाँ पर कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसके द्वारा किया गया है, दादा भाई नौरोजी द्वारा। यहाँ पर जो शब्द है कांग्रेस, इसको दादा भाई नौरोजी द्वारा जोड़ा गया था। और दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की है, 3 बार की है। जल्दी से ईयर बता दो। जो दूसरा सेशन है 1886 वाला, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की है, जो कोलकाता में हुआ है। फिर अगर हम देखें 1893 वाला, जो कि लाहौर में हुआ है, और आपका 1906 वाला, जो कि कोलकाता में हुआ है। इन 3 सेशंस को दादा भाई नौरोजी ने प्रिसाइड किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो कितने लोग ने पार्टिसिपेट किया था आईएनसी के सेशन में, पहले सेशन में, तो याद रखिएगा 72 लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था, सॉरी, यहाँ पर जैसे नहीं दिखा ना, तुरंत याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपका गठन हुआ था उस समय वो इसमें आपके सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, बाद में इसके मेंबर रहते हैं। और फिर जैसे ही आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम याद दिखे तो तुरंत आपको क्या याद रखना है कि इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1867 में किसका गठन किया है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन का। ऐसे ही याद करते चलिए क्लास, तभी मजा आएगा, सारे फैक्ट्स दिमाग में आपके एकदम से बैठ जाएंगे। समझ में आ रहा है? चलो, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व कहा है? मैंने आपको बताया ना, लॉर्ड डफरिन के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ है, और लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था कि आईएनसी जो है वो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामसी के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की थी, कि जैसे ग्रामसी के
हम बात करते हैं उसी की तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने मतलब बोला था, तो अनिल सील ने, ठीक है, ये किसी परीक्षा में पूछा गया होगा। फिर यहां पर देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो मैंने आपको बताया है कि 1886 में जो दूसरा सेशन हुआ है कहां पर, कोलकाता में, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, दादा भाई नौरोजी करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कहां पर संपन्न हुआ था, कोलकाता में संपन्न हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी जो है वो पहले पारसी अध्यक्ष भी हैं, तो हो सकता है परीक्षा में इस तरीके से भी पूछ ले, पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी कब प्रिसाइड किया, 1886 में, कहां पर, कोलकाता में, दूसरा आईएनसी का सेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो यहां पर याद रखिएगा 33, ठीक है। आईएनसी का जो पहला सेशन था क्लास, उसमें 72 लोग थे, ठीक है, जिसमें से अगर हम देखें खाली 2 मुस्लिम्स थे। और जब आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ है तो बहुत से ऐसे लीडर्स थे जो कहते थे कि आईएनसी जो है वो हिंदू पार्टी है, ठीक है, क्योंकि आप खुद देखिए आईएनसी के पहले सेशन में खाली 2 मुस्लिम्स थे, फिर दूसरे सेशन में आप देखेंगे इनकी जो संख्या है वो 33 होती है, फिर तीसरे सेशन में 81 और फिर मतलब फोर्थ सेशन में 221। तो धीमे धीमे आईएनसी में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन या जो मुस्लिम लीडर्स थे उनकी संख्या बढ़ती है। और एक चीज आप और नोटिस करेंगे, जब हम बात करेंगे कि आईएनसी का जो मद्रास वाला सेशन है, जो थर्ड सेशन है 1887 का, उसके लिए एक मुस्लिम लीडर को अपॉइंट किया जाता है, बरुद्दीन तैयब जी। तो पूछा जाता है ना 1887 में आईएनसी के जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष था वो कौन था, बरुद्दीन तैयब जी। तो याद रखिएगा एक मुस्लिम लीडर को पेश किया जाता ताकि ऐसा ना प्रतीत हो कि आईएनसी जो है वो खाली हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, याद रहेगा। चलो इतने फैक्ट्स हैं बताने के लिए आप लोगों को, लेकिन प्रश्नों के माध्यम से बता रही हूं, जो जो याद आएगा बताती जाऊंगी, रिवाइज कराती जाऊंगी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन देखो अभी बताया 1887 में कहां पर हुआ है, मद्रास में हुआ है, और उसको पहली बार किसी मुस्लिम लीडर ने प्रिसाइड किया था जो कि बरुद्दीन तैयब जी हैं। आगे बढ़ते हैं। मद्रास में आयोजित तीसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, बरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, बरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए किसी पर हर परीक्षा में पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो अब सारे स्टूडेंट रट के चले गए होंगे, बरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में मद्रास सेशन को प्रिसाइड किया। एग्जामिनर ने किसी परीक्षा में दे दिया कि दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, सबका सर चकरा गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ठीक है, रहीमतुल्लाह जी का नाम आप याद रखेंगे। कोलकाता में 1896 में इन्होंने प्रिसाइड किया था, इसको नोट कर लो, रहीमतुल्लाह, ठीक है। अगर आपकी परीक्षा में भी कुछ ऐसा कर दे कि पहले की जगह दूसरा पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, जॉर्ज यूल ने की है। मैंने आपको बताया बक मई से, याद रखिएगा, पहला अधिवेशन ब से मुंबई में हुआ है, बंबई में हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ है, तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ है और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ है, जिसको कि जॉर्ज यूल ने प्रिसाइड किया था। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन देखिए, सम्मेलन 1888 में कहां पर आयोजित किया गया है, प्रयागराज में, इलाहाबाद में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज यूल थे। तो देखिए क्लास, ये सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रश्नों के माध्यम से ही तो चीजों को रिवाइज कर रहे हैं। तो अब मेरा मन कर रहा है कहने का कि अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर बोलने में मेहनत लगती है, ये चीज आपको समझ में आते होगा, और लगातार बोलना पड़ता है, तो थोड़ा सा तो आप लोग इतना काम कर सकते हैं, मैम के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचे, और जिनका अभी रिवीजन नहीं हो पा रहा है वो इन प्रश्नों के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके क्लास। बस एक काम ज़रूर करिएगा, अपने साथ एक पेन और पेपर लेकर बैठिएगा, जो पॉइंट आपको नहीं याद हो रहा उस पॉइंट को लिख लीजिएगा और सुबह उठकर पढ़िएगा, रात में सोने के पहले पढ़िएगा, ताकि वो पॉइंट भी आपके दिमाग में बैठ जाए। चलो, समय नहीं बर्बाद करना है आप लोगों का ज्यादा ज्ञान देके, ठीक है। ज्ञान क्लास के आखिरी में दूंगी, आखिरी में ज्ञान दूंगी, ठीक है, ताकि अगर मन करेगा सुनना, नहीं मन करेगा तो मत सुनना। अब यहां देखो, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कोलकाता अधिवेशन में
1911 में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किसे उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 1919 में जो अमृतसर का अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया अधिवेशन लिखने हेतु, ठीक है, किसे चुना गया था? तो यहाँ पर एनसी केलकर और आईबी सेन का नाम आपको याद रखना है। आईबी सेन और एनसी केलकर को चुना गया था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने पार्टिसिपेट किया था वो कौन सा था? वो अमृतसर अधिवेशन 1919 का था। तो देख लीजिए अमृतसर अधिवेशन 1919 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमृतसर अधिवेशन 1919 में आखिरी बार बाल गंगाधर तिलक ने पार्टिसिपेट किया था आईएनसी के सेशन में, ठीक है। इसके बाद आपको पता है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है 1920 में, ठीक है। 1 अगस्त 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, ठीक है। इनको कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाया, ये हमेशा याद रखिएगा। कभी पेपर में कंफ्यूज करने को आपको कंफ्यूज किया जाए तो मत होइएगा। यहाँ पर दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, कांग्रेस के नए संविधान लिखने के लिए किसे चुना गया था? एनसी केलकर और आईबी सेन को। अब देखिए लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कभी नहीं प्रिसाइड किया था। लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी कोलकाता सेशन की, जो कि 1920 में एक विशेष सेशन था, ठीक है, स्पेशल सेशन था। उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1912 में अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो बांकीपुर, बिहार में। तो बिहार में पूछा गया प्रश्न होगा, बिहार पीसीएस में। कांग्रेस के एक अधिवेशन में किस गवर्नर जनरल ने भाग लिया था? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कांग्रेस के 1915वें अधिवेशन में आप देखेंगे तो लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था। 1915 जो सेशन था वो मुंबई में हुआ था और लॉर्ड विलिंगटन ने उसमें भाग लिया था। उस समय लॉर्ड विलिंगटन जो है वो मुंबई के गवर्नर थे, याद रखिएगा 1915 वाला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। आपको याद रखना है, एनी बेसेंट जो थी वो पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आप किसका नाम बताएंगे? सरोजनी नायडू का नाम बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा एनी बेसेंट ने 1917 का जो सेशन था कोलकाता में जो हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसमें पार्टिसिपेट नहीं, उसकी अध्यक्षता की थी, ये याद रखिएगा। तो किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष के रूप में चुना? तो याद रखिएगा कोलकाता का 1917 वाला सेशन, जिसको की अध्यक्षता किसने की है? एनी बेसेंट ने की है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनी बेसेंट जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर नहीं है, ठीक है। उन्होंने उसकी मेंबर हैं, बाद में आके भारत में उसको ज्वाइन करते हैं, लेकिन फाउंडिंग मेंबर नहीं है। भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन नहीं बना था? ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये भी प्रश्न कि आईएनसी का मेंबर कभी भी बाल गंगाधर मेंबर नहीं, सॉरी, आईएनसी की अध्यक्षता, आईएनसी के किसी भी सेशन को बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी प्रिसाइड नहीं किया था। फिर देखिए कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे थे, कभी भी संबंधित नहीं रहे थे, ठीक है, तो वो सर सैयद अहमद खान है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था कि बहुत से ऐसे लीडर्स थे जो कि मानते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हिंदू पार्टी है, हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती है। उसमें एक बहुत बड़े लीडर थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान का ये स्टेटमेंट दिया गया था कि आईएनसी एक हिंदू पार्टी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कभी भी सर सैयद अहमद खान आईएनसी को ज्वाइन नहीं करते हैं। फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो ये याद रखिएगा, राघव चेरियार जी ने नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1920 में। अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देसी रियासतों के प्रति नीति घोषित की थी? तो ये नागपुर अधिवेशन में, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लेते हैं। कांग्रेस के किस सत्र में
भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी दी गई थी? तो नागपुर अधिवेशन में। अब यहाँ पे मंजूरी को मजदूरी बोल दिया तो गुस्सा मत जाना, मंजूरी दी गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, नागपुर सेशन 1920 जो है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न बना है। तो आप क्या याद रखेंगे, 1920 वाला सेशन कहाँ पर हुआ है? नागपुर में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? श्री विजय राघव चेरियार ने। याद रखिएगा, ठीक है, चेरियार जी ने इसकी अध्यक्षता की है, राघव चेरियार जी ने। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें पहली बार जो देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की गई थी, और दूसरा कांग्रेस के किस सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन की बात की गई थी, वो भी नागपुर सेशन था। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर 1922 में हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है वो गया में होता है, जिसको कौन प्रिसाइड करता है? चित्तरंजन दास, ठीक है, ये याद रखिएगा, चित्तरंजन दास इसको प्रिसाइड करते हैं। आगे बढ़े, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ठीक है, का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? तो ये पूछा गया, काकीनाडा कांग्रेस मोहम्मद अली द्वारा इसका विरोध किया गया था। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव में 1924 में। ये याद रखिएगा, किस आईएनसी सेशन को महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था? पहली चीज, क्या महात्मा गांधी ने कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की है? की है। कब की है? 1924 में, बेलगांव में, याद रखिएगा। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? मैंने आपको बता दिया, अगर खाली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो आप बताएंगे किसका नाम? एनी बेसेंट का नाम। एनी बेसेंट ने कब प्रिसाइड किया है? 1917 में प्रिसाइड किया है। अगर भारतीय महिला का बारे में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? सरोजनी नायडू का नाम। सरोजनी नायडू ने कब प्रिसाइड किया है? 1925 में प्रिसाइड किया है। कौन सा सेशन है? 40वां सेशन है। कहाँ पर प्रिसाइड किया है? कानपुर में प्रिसाइड किया है। तीनों चीज याद रखिएगा। कौन सा सेशन है? क्या पता, पूछ लिया यही। अब उसको एग्जामिनर को पता है कि सारे बच्चे ये याद करके बैठे हैं कि सरोजनी नायडू जो है वो दूसरी महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड करती हैं। कब करती हैं? 1925 में करती हैं। कहाँ करती हैं? कानपुर में। सब याद करके बैठे हैं। एग्जामिनर ने पूछ लिया कौन सा सेशन था, तो याद रखिएगा 40वां था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1927 में, मद्रास अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ये 1929 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 1929 में लाहौर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं, और रावी नदी के तट पर झंडा फैलाकर क्या कहते हैं? आज से हमारी जो डिमांड है वो पूर्ण स्वराज की है, और आने वाले 26 जनवरी को 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। याद रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू करते हैं। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को, भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई थी? ये याद रखिएगा, ठीक है। सोशलिज्म की बात किसमें की थी? तो ये 1936 के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने बोला था कि समाजवाद भारत की समस्याओं को हल करने की एक कुंजी है, एक की है, ठीक है, याद रखिएगा। कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहां पर की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फैजपुर, महाराष्ट्र में 1937 में कृषि नीति की घोषणा, ये याद रखिएगा। वर्ष 1938 के हरिपुर अधिवेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यहाँ पर 1938 और 1939 जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किससे रिलेटेड है? सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। 1938 के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई है। 1939 में त्रिपुरी सेशन जब होता है तो सुभाष चंद्र बोस के सामने कौन खड़े रहते? पट्टाभी सीतारमैया खड़े रहते। पट्टाभी सीतारमैया को कौन सपोर्ट कर रहा रहता? महात्मा गांधी सपोर्ट कर रहे रहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के सपोर्ट करने के बावजूद भी वो हार जाते हैं, ठीक है। जीतता कौन है? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस अपने अध्यक्ष पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं, अध्यक्षता से रिजाइन कर देते हैं, और वो
फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं आईएनसी से रिजाइन करने के बाद, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस के रिजाइन करने के बाद 1939 के सेशन को कौन प्रिसाइड करेगा? राजेंद्र प्रसाद प्रिसाइड करेंगे। तो याद रखिएगा 1939 में 3 इंपॉर्टेंट लोगों का नाम, सुभाष चंद्र बोस जो कि अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं, पट्टाभी सीतारामैया जिनको कि महात्मा गांधी सपोर्ट कर रहते हैं, फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो कि इन दोनों लोगों के जाने के बाद खुद अध्यक्ष बन जाते हैं। चल, फिर अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो कौन थे? वो सुभाष चंद्र बोस थे। ये याद रखिएगा, रोमन लिपि लागू करने की वकालत किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किस सेशन में? हरिपुरा सेशन में। कब? 1938 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी? तो रामगढ़ सेशन में, ठीक है, 1940 में। याद रखिएगा। कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो अब्दुल कलाम आजाद। ये याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में, ठीक है, जो मेरठ में अधिवेशन हुआ था 1946 को 6 का, उसको किसने प्रिसाइड किया था? तो जेबी कृपलानी ने। ये याद रखिएगा। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी थे। 1946 1948 तक ये आपके अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। 1946 से 1948 तक जेबी कृपलानी जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो विभाजन के समय भी कौन अध्यक्ष रहेगा? जेबी कृपलानी रहेंगे। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो ये सुझाव महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है? अच्छा, किसे 3 बार, किसे 3 बार? तो अब तो आप लोगों को रट गया होगा, दादा भाई नौरोजी को 1886 में, 1893 में और 1906 में। मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? तो याद रखिएगा 2 बार। एक बार 1909 में, ठीक है, जो कि लाहौर में हुआ था, और फिर 1918 में, ठीक है, जो कि आपका दिल्ली में हुआ था। तो 1909 में जब आप 9 को ऐड कर देंगे तो 1918 आ जाएगा। याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो पहला अधिवेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है 1929 का लाहौर अधिवेशन, जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग कर ली गई थी। फिर लखनऊ अधिवेशन 1936, याद रखिएगा, और फिर फैजपुर अधिवेशन 1937। ठीक है क्लास, आगे बढ़ते हैं। 3 बार अध्यक्षता की थी, ये याद रखिएगा। फिर कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल के रूप में हो रहा है, या किसका कथन था? तो ये वेडरबर्न का कथन था। ठीक है, और याद रखिएगा ये सेफ्टी वॉल वाली थ्योरी को लाला लाजपत राय ने भी सपोर्ट किया था। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित है, ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया है? तो ये किसके द्वारा कहा गया? लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया है। किसने कहा कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग कर सकूं। ये लॉर्ड कर्जन द्वारा कहा गया कि जो कांग्रेस है वो तो ऐसे ही लड़खड़ा रही है और खत्म हो जाए, बस मैं देख के इसको खुश हो जाऊं। तो ये किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। कर्जन ही तो है जिन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया है। किसने लिखा था जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना सकूं? तो ये भी स्टेटमेंट कर्जन द्वारा दिया गया है, ये याद रखिएगा। 1900 में कर्जन ने कहा कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मैं चाहता हूं कि इसकी शांतिपूर्ण समाप्ति हो जाए। और 1930 में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरीके से मैं कांग्रेस को नपुंसक बना सकूं। ठीक है, याद रखिएगा। चलो देखिए, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए ये प्रश्न हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल रहे होंगे जो आपको आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल रहे होंगे जो नहीं आते हैं। तो जो नहीं आते हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है क्योंकि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके? मैंने आपको बताया ना, सेफ्टी वॉल थ्योरी को सपोर्ट किसने किया था? लाला लाजपत राय ने सपोर्ट किया था। ठीक है, किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा बोला है? तो याद रखिएगा 3 दिवसीय तमाशा अश्विन कुमार दत्त ने इसे बोला है। ठीक है, किसने उदारवादी नेताओं की नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति, भीख मांगने वाली संस्था, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने बोला है? बाल गंगाधर तिलक ने बोला है। ये याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़े। अब यहां पर 1 मिनट क्विक रिवीजन जल्दी से।
अगर हम देखेंगे मुंबई जो सबसे पहला सेशन है, बकमई, बकमई, ठीक है। फिर 1885, 1886, 1887, 1888, ठीक है, वो उमेश चंद्र बनर्जी ने प्रिसाइड किया है। 1886 में दादा भाई नौरोजी ने पहले पारसी थे, ठीक है। 1887 मद्रास सेशन, ठीक है, किसने, बरुद्दीन तैयब जी ने, पहले मुस्लिम लीडर थे। फिर इलाहाबाद 1888, ठीक है, जॉर्ज यूल ने, जो कि पहले आपके अंग्रेज थे, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है, कांग्रेस का विभाजन तथा गरम दल और नरम दल। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा क्लास। 1905 में आप सभी को पता है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाता है। और बंगाल का विभाजन किस तरीके से होता है ये भी आपको पता है। ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं कि बंगाल जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, इसीलिए हम बंगाल को ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन रीजन ये नहीं था, रीजन ये था डिवाइड एंड रूल वाला, कर्जन का, कि फूट डालो और फिर रूल करो, हिंदू मुस्लिम में जो यूनिटी है उसको ब्रेक कर दो किसी भी तरीके से। तो इसी वजह से बंगाल का आपका विभाजन हुआ। जब बंगाल का विभाजन हो गया 1905 में, तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही हमें दो दल उभरते हुए दिखते हैं, एक नरम दल, एक गरम दल। गरम दल चाहते थे कि अब जो उनकी पॉलिसीज है वो थोड़ा आपका मतलब थोड़ा और उसमें आग आए, हिम्मत आए, ठीक है। वो क्या कहते हैं, जैसे अभी बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं, जो आईएनसी है वो तो भीख मांगने वाली संस्था है। इनको लगता है जो नरम दल के नेता है वो बार बार बस याचना करते हैं, ठीक है, वो पेटिशन फाइल करते हैं, प्रे करते हैं, और ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हैं वो उनका नहीं सुनते हैं। तो अब ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। ये आपके गरम दल के नेता के मन में था, ठीक है। तो 1905 में बंगाल का विभाजन के बाद ये चीज आपकी और तेजी से स्पीड पकड़ी। 1906 में ये चाहते थे कि गरम दल के नेता कि हमारा कोई लीडर इस बार आईएनसी के सेशन को प्रिसाइड करे, लेकिन नरम दल के लीडर्स ने क्या किया, दादा भाई नौरोजी को बिठा दिया, क्योंकि उनको पता था दादाजी जो हैं वो आपके मतलब बूढ़े आदमी हैं, ठीक है, बूढ़े क्या मतलब एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। तो गरम दल और नरम दल दोनों नेता जो हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो कोई भी दादाजी की बात को नहीं ठुकराएगा। तो 1906 वाला सेशन को कोलकाता में दादा भाई नौरोजी द्वारा डिसाइड कर दिया गया। अब 1907 वाला जो सेशन हो रहा था तो गरम दल के नेता चाहते थे अब हमें अध्यक्ष पद पर आने दीजिए, लेकिन नरम दल के नेता ने अभी भी क्या किया, उनको नहीं आने दिया। उन्होंने 1907 वाले सेशन को जानबूझकर सूरत में रख दिया। उस समय सूरत जो था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था, और जैसे ही आईएनसी का सेशन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रखने को बोला गया तैसे ही बाल गंगाधर तिलक का नाम कट गया। क्यों? क्योंकि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी फॉर्म हुई थी तो उसमें एक प्रोविजन था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है वो हर साल अलग अलग प्रोविंस में होगा, लेकिन जिस प्रोविंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होगा उस प्रोविंस से बिलोंग लीडर्स उसको कभी भी प्रिसाइड नहीं करेंगे। समझिए, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आपका हो रहा है तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी का नाम, बाल गंगाधर तिलक का नाम ऑटोमेटिकली कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे। समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से 1907 का सूरत सेशन रखा गया, बाल गंगाधर तिलक का नाम कट गया, ठीक है। और यहाँ पर इन लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ, लड़ाई कब होना शुरू हो गई 1907 वाले सेशन में, जब नरम दल के नेता ने गरम दल के नेता को बोलने का समय भी नहीं दिया। तब इन्होंने कहा बहुत हो गया, अंडा चप्पल सब फेंका गया। तो चलो इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। भारत की वयोवृद्ध नेता जिनको कि हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं वो कौन है, दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है। किसे भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है तो वो दादा भाई नौरोजी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि किसे दी गई है तो दादा भाई नौरोजी को। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे, ठीक है, जो किस पार्टी से बिलोंग करते थे, मैंने आपको बताया लिबरल पार्टी से, उदारवादी दल से थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में दादा भाई नौरोजी को सबसे प्रथम बार चुना गया है, मैंने आपको बताया पहले भारतीय जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना गया है, कब, 1892 में। याद रखिएगा किस पार्टी से थे, लिबरल पार्टी से थे। ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। फिर ध्यान दीजिए 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल किसने दिया है तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने दिया है, ठीक है। 1905 वाला जो आपका बनारस का सेशन है उसको किसने प्रिसाइड किया है, गोपाल कृष्ण गोखले ने, याद रखिएगा, ठीक है क्लास। अब देखिए इतना बड़ा प्रश्न दिया गया था
ये यूपीएससी का प्रश्न था। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़िए, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए क्लास। तब तक थोड़ा सा पानी में पी लेती हूँ ताकि आगे हम लोग प्रोसीड करें। पढ़िए इस प्रश्न को क्या दिया गया है। बस इस प्रश्न में एक लाइन आपको पता होनी चाहिए थी, मैं आपको बताती हूँ। यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संस्थापक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा, यहां पर सार्वजनिक सभा याद रखिएगा, और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक और 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक और 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। ये लाइन आपको बस ध्यान देनी थी। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। परीक्षा में प्रश्न बनता है ना, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु किसे कहा गया है, तो महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बोला गया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्लास। थैंक यू थोड़ा सा पॉज देने के लिए, पानी पीने के लिए, समय देने के लिए आप लोगों का। आप लोगों को भी पानी पीना है तो पी सकते हैं। लगातार बोलना रहता है टीचिंग में, और जब ऐसी क्लासेस होती है जिसमें रिवीजन पे हमें ज़्यादा ध्यान रहता है, उसमें तो लगातार बोलते रहो। तो कभी कभी अच्छा रहता है कि बचपन से बोलने की आदत है तो तकलीफ नहीं होती। अगर बोलने की आदत नहीं रहती, सिर्फ चुप रहने की आदत रहती, तो कभी भी क्लास नहीं ले पाती मैं। तो आज जो शिकायतें थी, जब थोड़ा सा माइंड को क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। स्कूल में जब मम्मी पापा जाते थे तो टीचर्स बोलती थी, शी इज़ अ वेरी टॉकेटिव गर्ल, बहुत बात करती, बहुत बातूनी लड़की है। हाँ, तो बहुत बातूनी का देखो आज कितना बड़ा फायदा है कि लगातार बोलती हूँ, 1-1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। हाँ, अच्छा बोलती हूँ ना, समझ में आ रहा है ना क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ध्यान देना। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द की बात कही गई थी, तो 1906 वाले में, कोलकाता सेशन में, जिसको कि प्रिसाइड दादा भाई नरोजी ने किया था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1906 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, स्वशासन सुनिश्चित करना। ठीक है, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, या दादा भाई नरोजी द्वारा किस सत्र में घोषित किया गया था, 1906 वाले कलकत्ता सेशन में। आगे बढ़े, ध्यान दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? मैंने आपको बताया ना, 1905 वाला जब ये आपका हुआ, मतलब बंगाल का विभाजन हुआ, तो कहीं ना कहीं अब नरम दल गरम दल आपके अलग होना शुरू हो गए। और कब अलग होते हैं, तो 1907 में अलग होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अभी आपको प्रश्न आगे दिखेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया, तो ये 1906 के बाद। ठीक है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी से जुड़ा नहीं था, तो लाल पाल बाल जो हैं, ठीक है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और आपके बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों तो आपके गरम दल के नेता थे ना। फिर शेरे पंजाब के नाम से हम किसको जानते हैं, लाला लाजपत राय को। किसे लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना है, तो मैजिनी को। ठीक है, अभी तक हम लोग जब गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी ने बताया है। यहाँ पर राजनीतिक गुरु लाला लाजपत राय ने किसे अपना बताया है, तो मैजिनी को बताया है। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न पूछा, उन्होंने मैजिनी, ठीक है, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वो कौन थे, वो लाला लाजपत राय थे। ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे डिस्कस करते हैं। देखिए इन वन लाइनर क्वेश्चन में ना बिहार, झारखंड, एसएससी, ठीक है, आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओएआरओ सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। अब किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी बताया गया है, तो सामाजिक विषयों में ये रूढ़िवादी थे, तो वो बाल गंगाधर तिलक हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में किसको नरमपंथी के तौर पर नहीं देखा गया है, तो बाल पाल लाल जो है ये गर्मपंथी नेता हैं, याद रखिएगा। किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति बोला, मैंने आपको बताया ना, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो भीख मांगने वाली संस्था, ये लोग याचिका करते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है,
किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की नीति करने का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। वही सेम चीज पूछी जा रही है। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति किसने बोला है? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम, बहिष्कार, स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया है? वो है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ और प्रश्न देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डैश अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। तो मैंने आपको बताया 1929 के अधिवेशन में, जिसकी की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। ठीक है, इसके पहले अगर आप देखेंगे 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई है। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट के पहले आप देखेंगे तो 1927 में और 1928 वाला ये जो समय है, यहाँ पे साइमन कमीशन की बात होती है। ठीक है, साइमन कमीशन के पहले अगर आप देखेंगे तो 1919 में जाएंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, 1919 में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किए गए थे 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, जिसमें कि लिखा था कि 10 साल बाद एक कमिटी आएगी जो कि इन रिफॉर्म्स को फिर से इवैल्यूएट करेगी, चेक करेगी और जो जो चेंजेस की जरूरत है वो करेगी। ठीक है, लेकिन 10 साल पूरे होने के पहले ही 1927-28 में आपका साइमन कमीशन भारत आता है, अपॉइंट किया जाता है और साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाता है। साइमन कमीशन का विरोध लोग करते हैं, क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे। और आपको पता होना चाहिए साइमन कमीशन का विरोध करते समय ही लाला लाजपत राय को लाठी लगती है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। अब साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं शामिल था, जिसकी वजह से उसका विरोध किया जा रहा था। गो बैक साइमन का नारा हर जगह लगाया जा रहा था। जो ब्रिकनहेड थे वो चैलेंज दे देते हैं कि अगर आप लोग इतने योग्य हैं, अगर भारतीय इतने योग्य हैं कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सब खुद कर बना सकते हैं, तो आप एक रिपोर्ट बनाइए और हमें दीजिए। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाकर तैयार कर देते हैं। मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट के बारे में आपको जो एक चीज याद रखनी है वो ये है, यहाँ पर हमने डोमेनियन स्टेटस की बात की है, हमने पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की है। और हम डोमिनियन स्टेटस की मांग करते हैं नेहरू रिपोर्ट में, और अंग्रेजों से कहते हैं कि 1 साल का समय हम आपको देते हैं, हमारी नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करिए। लेकिन आपको पता है अंग्रेज कुछ नहीं करने वाले हैं, वही कार्य करेंगे जिससे उनको बेनिफिट पहुंचेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। और 1928 के बाद 1929 का समय आ जाता है, और जब लाहौर में सेशन आपका होता है तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि मोतीलाल नेहरू के पुत्र हैं, वो क्या कहते हैं? आज से डोमिनियन स्टेटस की मांग हम नहीं रखेंगे, आज से जो हमारी मांग है वो पूर्ण स्वराज की है। और रावी नदी के तट पर झंडा फैलाकर कहा जाता है कि आने वाले 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, 1930 में। और आपको पता है हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते भी हैं, और 1930 में आपका फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू होता है। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट आपको याद हो गया है। 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की थी, ये भी याद रखिएगा। 1927 में ब्रसेल्स में उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कौन शामिल हुए थे? तो जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए थे। मैंने आपको बताया ना, इसमें एसएससी के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आपके इंक्लूडेड हैं। तो कभी किसी एसएससी परीक्षा में ये पूछ लिया गया होगा कि ब्रसेल्स में जो आपका राष्ट्रवादियों का जो सम्मेलन हुआ था 1927 में, उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, और जिसमें जो आपके मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी दोबारा एक साथ आई थी। लखनऊ पैक्ट कहा जाता है ना, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। तो 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी? हजरत मोहानी ने। ये याद रखिएगा, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले हजरत मोहानी द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे। मैंने आपको बताया ना, 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन जो है मुंबई में हुआ है, जिसमें 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और अध्यक्षता किसने की है? डब्ल्यूसी बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग की गई, आपको याद हो गया होगा। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो कौन अध्यक्ष पद पर बैठे? मैंने आपको बता दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं। यहां पर वर्ष 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। मैंने आपको यह भी चीज बता दी है। 1938, 1939 दोनों याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का नाम आपको याद होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए एओ ह्यूम की बात की गई है, जो कि एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, ठीक है, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया, इंडियन नेशनल यूनियन का, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इंडियन नेशनल यूनियन का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके एडवाइस पर किया गया है? दादा भाई नौरोजी के एडवाइस पर, ये भी याद रखिएगा 1885 में। 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ है वो किसके किसके बीच में गठबंधन दिखाता है? मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल परिसर में की गई थी। ये याद रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सेशन को प्रिसाइड किया है? तो 1924 के सेशन को, जो कि कहां पर हुआ था? बेलगांव में हुआ था। देखो रिवीजन हो रहा होगा, आशा करती हूं, ठीक है। फिर आगे बढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, तो याद रखिएगा 1911वां अधिवेशन जो है, जो कि कहां पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था, ठीक है। 1938-39 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। 1939 में ये रिजाइन कर देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक का ये गठन करते हैं, और इनके रिजाइन करने के बाद राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रिसाइड करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो 1885 में कहां पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, इसीलिए कई बार रिपीट किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय महिला लिखा गया है, तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू हैं। और इन्होंने किस सेशन को प्रिसाइड किया है? 40वें। कब? 1925 में। अगर इनके पहले 1924 वाला देखें तो उसको महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया है बेलगांव में, याद रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने 1925 वाला कहां प्रिसाइड किया है? कानपुर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में, ठीक है, इनके अगेंस्ट में कौन खड़ा था? पट्टाभी सीतारमैया खड़े थे, मैंने आपको बताया, जिनका को सपोर्ट महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन उसके बाद भी ये हार जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा के लिए कब बोला था कि हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे? तो 26 जनवरी 1930, ये याद रखिएगा, ठीक है। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमने यहां पूर्ण स्वराज के प्रति अपनी मांग को रखा था। फिर वही सेम चीज 1929 में लाहौर का सेशन हुआ था, ठीक है, छोड़ देते हैं। यहां पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूल है, मैंने आपको बता दिया। यहां पर जॉर्ज यूल की जब हम बात करते हैं तो चौथे सेशन को इन्होंने प्रिसाइड किया था, जो कि कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। 1937 वाला सेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है वो गांव में होता है, ठीक है। कहां पर? फैजपुर में, ठीक है, याद रखिएगा। 1937 वाला जो सेशन है वो फैजपुर में होता है, पहला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है जो कि फैजपुर में होता है, ठीक है। और उसको प्रिसाइड कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड करते हैं। फिर देखिए कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नहीं बने थे? बी आर अम्बेडकर, ये भी प्रश्न पूछा गया। बी आर अम्बेडकर कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे, ये ध्यान दीजिएगा। वह नेता जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता की सभी उम्मीद समाप्त हो गई थी, वो कौन थे? वो आपके एम.आर. जयकर थे, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया दिसंबर 1885 में, याद हो गया। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? 1931 की बात की गई है, वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन है? एओ ह्यूम है, पता है आपको। 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था तो वाइसरॉय कौन थे? डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885 में हुआ है। 1916 में जब लखनऊ पैक्ट साइन हुआ है मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, तो उस समय उस सेशन को किसने प्रिसाइड किया था? अंबिका चरण मजुमदार ने, एसी मजुमदार ने, याद रखिएगा, ठीक है। 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ है मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, स्वतंत्र भारत की बात की गई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? इंदिरा गांधी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत सेशन की बात यहां पर की गई है। आईएनसी में आपको पता है, आईएनसी में स्प्लिट होता है ना,
नरम दल और गरम दल बढ़ जाती है 1907 में, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब ताप्ती नदी के किनारे की बात कर दी, अभी तक लाहौर में रावी नदी तट की बात की गई है, यहाँ पर सूरत के ताप्ती नदी के तट की बात कर दी गई है। 15 अगस्त 1947 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपका अध्यक्ष कौन था? मैंने आपको बताया है, जब विभाजन हो रहा है, जब हमें स्वतंत्रता मिल रही है, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो जेबी कृपलानी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन को किसने नहीं प्रेसाइड किया है, कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाए? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। फिर इन्होंने छुट्टियों का मनोरंजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बरुद्दीन तैयबजी थे। कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों को, माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये किसने बोला? डफरिन ने बोला, और डफरिन उस समय वाइसरॉय था जब आईएनसी का फॉर्मेशन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, 1917 में ये प्रेसाइड करती हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। उसके बाद उस सीट पर कौन बैठा था? राजेंद्र प्रसाद बैठे थे, इन्होंने प्रेसाइड किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो त्रिपुरी सेशन में 1939 में। देखो कितने क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद थे, 6 वर्षों तक थे, याद रखिएगा। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक किसने बोला है? लॉर्ड डफरिन ने बोला है, ठीक है। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया, मैंने आपको बताया था 1920 का जो नागपुर सेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्लास, ठीक है। राघवचारी का भी नाम आप याद रखिएगा, इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। भारतीय रियासतों के प्रति इन्होंने अपनी नीति घोषित की थी पहली बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन है? एओ यूंग है। कांग्रेस के मन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई? ये याद रखिएगा, 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद 1906 वाला जो सेशन है वो कोलकाता में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की है, और इसी सेशन में स्वराज की मांग की गई है, ठीक है। यहाँ पर स्वराज की मांग की गई है, बाइकॉट की बात की गई है, ये याद रखिएगा, स्वदेशी की बात की गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने पार्टिसिपेट किया, वो था आपका अमृतसर अधिवेशन 1919। 1920 1 अगस्त 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा है कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो ये 1931 का जो कराची अधिवेशन है, उसमें गांधी जी ने कहा है कि गांधी तो मर सकता है लेकिन गांधीवाद जो है वो अमर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार 1935 को अस्वीकार किया? ये ध्यान रखिएगा, ये लखनऊ अधिवेशन 1936 में, ठीक है। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और मैं चाहता हूं कि शांतिपूर्वक ढंग से कांग्रेस खत्म हो जाए, तो ये लॉर्ड कर्जन द्वारा बोला गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। त्रिपुरी और हरिपुरा बोलेगा तो सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939। यहाँ पर 1938 में सुभाष चंद्र बोस के रिजाइन करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो प्रिसाइड करते हैं। आईएनसी के पहले मुस्लिम जो हैं वो बरुद्दीन तैयबजी हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और 1905 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनारस का सेशन है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। 1905 वाला जो सेशन है वो कहाँ पर हुआ है? बनारस में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। गोपाल कृष्ण गोखले को हम महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में जो मेरठ में आयोजित अधिवेशन है, ठीक है, 1946-1947, कौन है? जेबी कृपलानी है। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? 2 बार चुने गए। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता कब हुआ है? लखनऊ सेशन में 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन, स्वराज या घोषणा दादा भाई नौरोजी द्वारा, देखिए यहाँ पे बाइकॉट की बात की गई, स्वदेशी की बात की गई, स्वराज की बात की गई, किस सेशन में? 1906 में, कोलकाता सेशन में, ठीक है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1923 में, ये ध्यान रखिएगा, ये एक नया प्रश्न है, ठीक है। 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा नेता थे, ये ध्यान रखिएगा, वो कौन थे? वो
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, जिन्होंने 6 वर्ष तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की है, याद रखिएगा। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने की, और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति भी थे। वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था, ये याद रखिएगा। चरखा कब केंद्र में रखा गया था? 1931 में रखा गया था। 1947 में जब स्वतंत्रता मिली तो जेबी कृपलानी थे। सूरत स्प्लिट कब हुआ है? 1907 में हुआ है। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलो ये सब हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 लाहौर सेशन को प्रिसाइड किया है। अब यहां देखो, एम ए अंसारी की बात करेंगे तो इन्होंने मद्रास सेशन को प्रिसाइड किया है। पुरुषोत्तम टंडन ने नासिक सेशन को, सरोजनी नायडू ने कानपुर सेशन को, सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा सेशन को। तो ये और ये तो आपको पता ही होगा। नासिक वाला हो सकता है पुरुषोत्तम दास टंडन वाला ना पता हो, लेकिन सुमेलित करने को दिया था तो आप आसानी से सुमेलित कर सकते हैं। प्रश्नों को फिर एक बार जल्दी जल्दी देखते हैं क्लास। यहां पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन की बात की गई है 1931 में। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? सरदार पटेल ने, याद रखिएगा। 1960 में लखनऊ पैक्ट हुआ मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मध्य। अब यहां पर ये देखिए, जब वंदे मातरम आपका पहली बार, देखिए कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। अगर आपको नहीं पता है तो रेहाना तैयब जी, याद रखिएगा। रेहाना तैयब जी ने पहली मुस्लिम महिला थी जिन्होंने वंदे मातरम गाया था। 1907 में आपको पता है सूरत में हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे प्रथम अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की है, उमेश चंद्र बनर्जी ने। क्लियर है। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन, देखिए लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नए प्रांत बनाने का निर्णय कब दिया था? 1905 में दिया था। मैंने आपको बताया ना, विभाजन किया था। मेन कारण था डिवाइड एंड रूल का, लेकिन वो बोलता है बंगाल जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोविंस है और इतने बड़े प्रोविंस का एडमिनिस्ट्रेशन करना पॉसिबल नहीं हो रहा, इस वजह से मैं विभाजन कर रहा हूँ। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? 1905 में हुई है। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। और 1905 में ही, ठीक है, बनारस सेशन को किसने प्रिसाइड किया है? गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया है 1905 में, याद रखिएगा। अब यहां पर देखते हैं, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला गीत किसके द्वारा लिखा गया है? जो कि अब आपका नेशनल एंथम है बांग्लादेश का, किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, ये 1905 में घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के पीछे का मुख्य कारण क्या था? बंगाल का विभाजन, जो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। ठीक है, बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यहां पर ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने? SN बनर्जी ने। ठीक है क्लास, चलो। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस की घोषणा कब की थी? 1906 में लाहौर अधिवेशन में की थी। बंगाल का विभाजन कब हुआ है? 1905 में हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत माता का प्रसिद्ध तस्वीर किसने बनाया? अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया है, याद रखिएगा। अविंद्रनाथ टैगोर का नाम इंपॉर्टेंट है क्लास। यहां पर हम मैक्सिमम क्वेश्चन को रिवाइज करें, ये चीज आपने फील की होगी। यहां पर सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, जितने भी परीक्षाओं में पूछे गए सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई है कब? 7 अगस्त 1905 में। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा करने के बाद भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? लॉर्ड कर्जन द्वारा। तो देखिए जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा करता है लॉर्ड कर्जन, ठीक है। अगस्त में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है, लेकिन उसके बाद भी 16 अक्टूबर 1905 में इतना विरोध करने के बाद भी कर्जन बंगाल को विभाजित कर देता है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी, ठीक है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया गया। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे में कौन कौन सा कलर था? लाल, हरा और पीला। ये याद रखिएगा, लाल, हरा, पीला, ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेषित दृष्टिकोण की वकालत किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, याद रखिएगा। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत कब बना? स्वदेशी आंदोलन के समय में, ठीक है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविसन जुड़े थे किस आंदोलन से? पूछा गया है। H.W. नेविसन, याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। बंगाल का विभाजन किसने किया है? लॉर्ड कर्जन ने किया है। विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। विदेशी कपड़ों को जब जलाना शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन में, तो इसको एक निष्ठुर बर्बादी किसके द्वारा कही गई है? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर, याद रखिएगा, सर एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है। स्वदेशी के समर्थक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1904 से लगातार भारत में स्वशासन देने पर बल किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने, ये याद रखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है। विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी किसके द्वारा बोली गई है कि ये गलत है? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, याद रखिएगा। बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया है। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया है? सर हैदर रजा ने किया है, सैयद हैदर रजा ने किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है क्लास। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? चिदम्बरम पिल्ले ने। तो यहाँ पे याद रखिएगा, बंगाल के विभाजन के दौरान विरोध किसने किया है? बंगाल के विभाजन का विरोध किसने किया है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक है। फिर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया है? सैयद हैदर रजा ने, ठीक है। फिर मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? चिदम्बरम पिल्ले ने, ठीक है। स्वदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये किसके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। कि जो विदेशी, मैंने स्वदेशी बोल दिया ना उसको से, जो विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा, बर्बाद किया जा रहा है, ये उसके साथ उत्तम व्यवहार किया जा रहा है, ये महात्मा गांधी द्वारा बोला गया है। किसने कहा है कि ये एक निष्ठुर व्यवहार है, ऐसा नहीं करिए? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला है, याद रखिएगा। 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप घटित पूर्व बंगाल के मुस्लिम बहुमूल्य प्रांत का निर्माण, ये लॉर्ड कर्जन था 1905 में, ठीक है। यहां पर देखिए डैश घटना 1905 के बंगाल के विभाजन के पूर्व घटी है, तो ये तो आपका चापेकर बंधुओं ने जो गोली मार दी थी उससे रिलेटेड है। बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में तिरंगे झंडे का अभिकल्पित किया गया है। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, ये याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम मैंने पहले भी बताया है, प्रश्न पूछा है। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था। चलिए ये हम अब क्या करेंगे, अब आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। इतना ही आज के सेशन को रखते हैं क्लास। क्वेश्चन मेरे पास बहुत ढेर सारे हैं, हम प्रश्नों के माध्यम से पूरा आधुनिक भारत डिस्कस कर लेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नेक्स्ट क्लास कौन सी होनी चाहिए, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा सा आप सहयोग करिए, थोड़ा सा हम आपका सहयोग करें। आपको क्या करवाना है, मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करवाना है क्लास में, फिर बोलूंगी। बस थोड़ा सा जो मेहनत लगती है उसके लिए वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। यहाँ पर हम पूरा फोकस कर रहे हैं कि मैक्सिमम रिवीजन कर सके। हर टॉपिक से क्या प्रश्न पूछेगा, ठीक है, कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाएगा, वो सारे प्रश्नों को हम डिस्कस कर लें। अब आप सोचिए आरओ एआरओ में, यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में, साथ ही साथ अदर स्टेट्स में जो पूछे गए प्रश्न हैं, अगर हम सारे प्रश्नों के माध्यम से अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर ले तो क्या उसके बाहर कोई प्रश्न पूछा जा सकता है?
और अगर उसके बाहर कोई प्रश्न बनेगा तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, हमेशा याद रखिएगा। अब आप लोगों का एक कर्तव्य है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन से सब्जेक्ट को कवर किया जाए, ठीक है। हम हर दिन एक ही सब्जेक्ट को लेके नहीं चलेंगे। आज हमने आधुनिक भारत से रिलेटेड प्रश्नों को देखा है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट को उठाएंगे। हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे क्लास, ठीक है, जहां से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करती हूं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी और भी प्रश्नों के साथ, और भी बेहतर तरीके से आपका क्विक रिवीजन कराया जा सके। आप इस सीरीज को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ बने रहिए, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। लास्ट में जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी कि इस पूरे जो फेज में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करना है वो आप खुद हैं, ठीक है। मैं आपको पढ़ा दूं, कोई भी टीचर आपको पढ़ा दे, लेकिन जब तक आप अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, ठीक है, तब तक कोई भी आपको इस परीक्षा में पास नहीं करा सकता है। तो अपने पे विश्वास रखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। खुद पर विश्वास रखिए। क्लास रोज अपने आप से कहिए कि मैं इस परीक्षा में जरूर क्वालिफाई करूंगा, इस परीक्षा को या क्वालिफाई करूंगी, ठीक है। और मैक्सिमम रिवीजन पर फोकस करिए, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को लगाइए। जहां पर भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताइए, जो टॉपिक नहीं याद हो रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। पूरी डिकोड एग्जाम की टीम आपके साथ बनी रहेगी एग्जाम तक। तो हम यही प्रयास करेंगे कि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करें। तो सारी शुभकामनाओं के साथ आज इस क्लास को एंड करते हैं। आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद क्लास।